हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं हरियाणा डीएलएड का। जी हां, हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय है जिसका नाम है बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास। जी हां, ये हरियाणा डीएलएड के प्रथम वर्ष का विषय, हरियाणा डीएलएड जेबीटी का जो कोर्स होता है प्रथम वर्ष का विषय, उसकी इकाई 1 का आज हम ये वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। यानी इस इकाई 1 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होंगे वो हम आपको यहाँ पर बताएंगे, उन प्रश्नों के उत्तर बताएंगे, उनके उत्तर कैसे लिखने होते हैं, पूरा वीडियो लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हरियाणा डीएलएड का जो एग्जाम पैटर्न के हिसाब से 2 अंकों के प्रश्न, 5 अंकों के प्रश्न और 8 अंकों के प्रश्न, बस यही 3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कुछ एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव नहीं आता। तो हम इसी को पूरा कवर अप करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात कर लेते हैं हरियाणा डीएलएड के इस विषय के बारे में। मैं आपको हरियाणा डीएलएड के फुल कोर्स के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इस विषय जिसका नाम है बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, इकाई 1 यूनिट 1 चाइल्डहुड एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। जी हाँ, बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, इस एक इकाई को आप देखोगे 2 अंकों के भी अंक आते हैं, मतलब क्वेश्चन आते हैं, और 5 अंकों के भी प्रश्न आते हैं और 8 अंकों के प्रश्न भी आते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रख हमें उत्तर लिखना रहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 की। यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, वो है विवरणात्मक कथा। जी हाँ, विवरणात्मक यानी जिसका विवरण हो, यानी डिटेल्ड में हो गया ना, तो विवरणात्मक कथा, इस प्रश्न के बारे में, इस टॉपिक के बारे में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है। जी हाँ, डीएलएड के एग्जाम में, हरियाणा डीएलएड के परीक्षाओं में कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है कि विवरणात्मक कथा क्या होती है, क्या होता है इसमें, कैसे कैसे बातें होती हैं, क्या क्या आपको लिखना चाहिए। यानी अगर आपको परीक्षा में विवरणात्मक कथा नाम से ऐसा टॉपिक क्वेश्चन दिख गया तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हमें लिखना क्या है। चलिए बिना किसी तरीके की बात कर लेते हैं। तो विवरणात्मक कथा क्या होती है? ये विवरणात्मक घटनाओं पर आधारित होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विवरणात्मक घटनाओं से अभिप्राय ऐसी घटनाओं से है, ऐसी कथाओं से जो मौके पर हो रहे उसी रूप में लिखित क्रम प्रस्तुत करे। यानी कि आप देखोगे जो रिपोर्टिंग होती है, न्यूज रिपोर्टिंग, कि सामने से बस आ रही थी, बस तेज रफ्तार में थी, उसने बाइक सवार को टक्कर मार दी और ट्रक वाले की मौत हो गई, बाइक सवार बच गया, है ना। ऐसा कुछ उल्टा सीधा जो भी मतलब हुआ होगा, यानी जो घटना हुई है सामने, उस घटना को प्रत्यक्ष, जैसे आंखों देखा हाल बयां करना, जैसे लाइव टेलीकास्ट होता है ना, लाइव कमेंटेटरी होती है, मैच देखते हुए कमेंटेटर लोग क्या करते हैं, आंखों देखा हाल बताते हैं, तो उस प्रकार से उस घटना के बारे में है, ठीक है। अब ये होता क्या है भाई, या इसमें बाल्यावस्था में इसका क्या काम है, तो बच्चे की जो हरकतें हैं, बच्चे की जो एक्टिविटीज है, बच्चे की जो गतिविधियां हैं, बच्चे की गतिविधियों का विस्तार से वृतांत होता है, यानी डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। चाइल्ड की एक्टिविटी का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन होता है, बच्चे की हरकतों की गतिविधियों का वृतांत, आप कह सकते हो डिटेल्ड में, यानी कि पूरा विस्तार से वृतांत होता है, यानी डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। ये होता है, इसे रिकॉर्ड भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे रिकॉर्ड भी कहते हैं। कोई बच्चा क्या हरकत कर रहा है उसको पूरा लिखना, रिकॉर्ड करना, ताकि बच्चे का विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये जांचने के काम आएगा, ठीक है। तो इसे रिकॉर्ड भी कहते हैं। किसी स्थिति में इन प्रकार के लिखित रिकॉर्ड को कोई दूसरा, मान लेते भाई कोई दूसरा व्यक्ति इसमें काम कर रहा है, कोई दूसरा व्यक्ति इसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे मैं शिक्षक हूं, मैंने क्लास के बच्चों का रिकॉर्ड बना रखा है कि इस बच्चे की ऐसी गतिविधि है, वैसी गतिविधि है। मान लो मेरा एज ए टीचर ट्रांसफर हो गया, तो मेरे जगह जो टीचर आएगा उसको क्लास में समझने में, छात्रों की विकास का जो स्तर होगा उसको समझने में बड़ी मदद मिलेगी। तो छात्र जो है, ये जो मतलब रिकॉर्ड है, ये जो विवरणात्मक कथा है, जो डिटेल में डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है ना, हर चाइल्ड के, हर बच्चे के, हर बालक की गतिविधि के बारे में, ये दूसरे शिक्षक को भी, दूसरे व्यक्ति को भी मदद करता है। मान लीजिए प्रिंसिपल किसी क्लास की रिपोर्ट ले, आपका जो प्रधानाचार्य स्कूल का, वो रिपोर्ट मांगे, बताओ इस क्लास के बच्चों का क्या प्रोग्रेस हुआ है। अब 30-40 बच्चों का आप एक साथ याद तो रख नहीं पाओगे, तो अगर आपके पास लिखा रहेगा, विवरणात्मक कथा से नोटेड रहेगा, तो प्रिंसिपल के सामने रिकॉर्ड प्रस्तुत कर पाओगे, है ना। तो ये सब अच्छा टीचर बनने की, बच्चों के सही ढंग से विकास करने की, डिटेल में पूरी जानकारी होने की ही भाग है ये सब, ठीक है। ये बालकों के विकास में ही काम आता है, ठीक है। पढ़ सकता है तथा इस दृश्य को देख सकता है। यानी अगर मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन दे, जैसे मूवी की स्क्रिप्ट देखिए, क्या होता है कई बार मूवी का पूरा लिखित फॉर्म में जब होता है, जब उसे हम पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में पूरे दृश्य गूंजते हैं। जैसे मैं कोई खबर पढ़ रहा हूं अखबार में कि कल सामने से तेज रफ्तार से ट्रक आ रहा था और दाईं ओर से बाइक आ रही थी, बाइक चालक ने हेलमेट नहीं पहना था, तो जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे लाइव दृश्य हमारे दिमाग में क्रिएट होते जाता है ना। तो यही है, यही विवरणात्मक कथा है, यही रिकॉर्ड है। विवरणात्मक कथा को रिकॉर्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रिकॉर्ड भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा, है ना। इसको दूसरे व्यक्ति भी पढ़ सकते हैं और फिर सेम घटना को, सेम उस गतिविधि को, सेम उस रिकॉर्ड को जान सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब समझ में आ गया विवरणात्मक कथा क्या होती है। अगर परीक्षा में आया तो ऐसे ही आपको लिखना है, ऐसे पॉइंट्स आपको बनाने हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल।
अगले सवाल से मैं बता दूं, मैंने आपको बताया था कि हरियाणा डीएलएड के जेबीटी के कोर्स के बारे में बताऊंगा। जी हाँ, जो हमारा हरियाणा डीएलएड का जेबीटी कोर्स है, हरियाणा डीएलएड का जो भी हमारा कोर्स है, यह संपूर्ण कोर्स है। जी हाँ, फुल कोर्स जो है यह परीक्षा 2025-26 की जो भी परीक्षाएं होने वाली है 2025 में होगी, मतलब 2024 में जिनका प्रथम वर्ष एडमिशन लिए थे 2025 में उनकी परीक्षा होगी। जिन्होंने 2024 में द्वितीय वर्ष का दिया था एडमिशन लिया था, अब 2025 में उनकी द्वितीय वर्ष की परीक्षा होगी। तो ऐसे छात्रों के लिए जी हाँ, रैपिड स्टडी करने के लिए यानी कम समय में ज्यादा से ज्यादा तैयारी करने के लिए हमने ये पूरा का पूरा क्रैश कोर्स जैसा लॉन्च किया है, जिसपे इस कोर्स की वैलिडिटी पूरी परीक्षा तो होंगी। यानी इस कोर्स को अगर आप आज परचेस करते हो तो जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती, परीक्षा सितंबर में होने वाली है, सितंबर 2025 में प्रस्तावित है, तब तक आपका पूरा एक कोर्स चलेगा, तब तक पूरा वैलिड रहेगा। परीक्षा खत्म होने के और 1 महीने तक वैलिड रहता है, आगे हम वैलिडिटी बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये कोर्स आप परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको मिलेगा क्या क्या, इसमें आपको नोट्स मिलेंगे, याद रखिएगा, शॉर्ट नोट अलग मिलेंगे, डिटेल नोट्स अलग मिलेंगे। अभी ऑफर चल रहा है तो अभी तो बात सिर्फ नोट्स की है, पर उसमें डिटेल्ड नोट्स, एक्सक्लूसिव नोट्स, हर इकाई का, हर विषय का, ये सब वहां पे उपलब्ध होना शुरू होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे, गेस्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी आने वाले डेट की परीक्षा के लिए कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है जिसको पहले पढ़ना है, ये भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आपको इसमें भाई एक एक करके और भी सारे कंटेंट धीरे धीरे दिए जाएंगे कोर्सेज के। जैसे जैसे परीक्षा नजदीक आएगी, एग्जाम शेड्यूल के हिसाब से, हर विषय की तैयारी के हिसाब से टाइम टेबल बनाकर उस हिसाब से पूरा आपको कोर्स में उपलब्ध रहेगा। तो इस कोर्स को परचेस करने का तरीका बहुत आसान है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ऐप की लिंक होगी, वहां से ऐप डाउनलोड करेंगे। ऐप में जाके आप सीधा हरियाणा डीएलएड का जेबीटी का 2025 वाला कोर्स देखेंगे, प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष जो भी आपका होगा, और वहां से कोर्स परचेस कर लेंगे। किसी कूपन कोड की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी भाई ऑफ चल रहा है। जी हाँ, ऑलरेडी कम से कम आपको भी 40% की छूट मिल रही है, कम से कम 40% की छूट मिल जाएगी अगर आप अभी कोर्स परचेस करते हैं तो। कूपन कोड डालेंगे तो कोई छूट नहीं मिलेगी, इससे डायरेक्ट परचेस कर लेना। ठीक, कोर्स परचेस करने का तरीका बहुत आसान, वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारे स्टडी क्लास की ऐप है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आकस्मिक निरीक्षण की। जी हाँ, आकस्मिक निरीक्षण। ठीक है, अब आकस्मिक निरीक्षण होता क्या है, देखो आकस्मिक निरीक्षण के ऊपर अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दे रखी है। यानी किसी एक विद्वान बड़े व्यक्ति ने बताया कि आकस्मिक निरीक्षण ये होता है, इससे ये फायदा है नुकसान है। किसी दूसरे विद्वान ने बोला नहीं, आकस्मिक निरीक्षण से ये चीजें ऐसी है। तो आपको लिखना क्या होगा कि अगर आपको आकस्मिक निरीक्षण पूछा तो आप क्या लिखेंगे, आकस्मिक निरीक्षण के ऊपर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है, अलग अलग परिभाषा दी है, अलग अलग मत दिया है। ठीक है भाई, उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दे रखी हैं, किसके ऊपर भाई, आकस्मिक निरीक्षण के ऊपर। मजे की बात बताता हूं, यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 2018, 2022, 23 इन वर्ष की परीक्षाओं में ये पूछा भी गया था, ध्यान में रखना। ठीक है, साधारण शब्दों में कहूं तो आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख से अभिप्राय विद्यार्थियों द्वारा लिखी डायरी, शिक्षकों द्वारा तैयार किए घटनावृत्त और संचित अभिलेख हैं। अब होता क्या, देखो आकस्मिक निरीक्षण किससे उसको बोलेंगे। ठीक है, आकस्मिक निरीक्षण मतलब अगर आप क्या करो, किसी को नजर में रखो, उस पर नजर रखो, उसकी हरकतों को देखो और नोट करो। ठीक है, तो बच्चे ने क्या क्या नोट कर रखा है अपनी कॉपी किताब में, उसका नोट्स वोट सही है कि नहीं, तैयारी सही कि नहीं, टीचर उसको किस तरह से पढ़ा रहा है, टीचर की तैयारी सही है कि नहीं है। ठीक है, और पेरेंट्स ने बच्चे के प्रति क्या रिव्यू दिया है, क्या बातें लिखी डायरी वगैरह में। तो बच्चे के बारे में जितनी जानकारी होती है शिक्षक की तरफ से, बच्चे की तरफ से और अभिभावक पेरेंट्स की तरफ से, इन्हीं सब के रिकॉर्ड को, इन सबको ही क्या बोलते हैं, आकस्मिक निरीक्षण बोलते हैं, इन लेखों को, अभिलेखों को। ठीक है, इन्हीं रिकॉर्ड्स को। अतः आकस्मिक निरीक्षण अभिलेख किसी शिक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया किसी विद्यार्थी के व्यवहार तथा व्यक्तित्व का वस्तुनिष्ठ वर्णन है। ठीक, परिभाषा कैसे दी जाएगी कि आकस्मिक निरीक्षण शिक्षक द्वारा किसी विद्यार्थी के व्यवहार के बारे में तैयार किया गया अभिलेख है ना, किसी बालक के व्यवहार व्यक्तित्व के बारे में तैयार किया अभिलेख, जो कौन करता है तैयार, शिक्षक के द्वारा, है ना। इसे ही हम क्या कहते हैं, आकस्मिक निरीक्षण कहते हैं। यह अभिलेख नियमित निरीक्षण का परिणाम है। इसे अनौपचारिक अवलोकन भी कहा जाता है। इसे औपचारिक, अनौपचारिक, औपचारिक, अनौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल। ठीक है, इसे अनौपचारिक अवलोकन भी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो अब मोटा मोटी अगर आपको आकस्मिक निरीक्षण समझना है क्या, तो पहला पॉइंट क्या बनाओगे, आकस्मिक निरीक्षण पे अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग राय दी है। ठीक है, आकस्मिक निरीक्षण की कई प्रकार की परिभाषाएं दी गई हैं। मोटे तौर पर कहा जाए तो आकस्मिक निरीक्षण है क्या, तो आकस्मिक निरीक्षण किसी शिक्षक द्वारा तैयार किया गया किसी विद्यार्थी के व्यक्तित्व और व्यवहार का अभिलेख और रिकॉर्ड है। इसे ही हम क्या कहते हैं, आकस्मिक निरीक्षण कहते हैं। यह अभिलेख नियमित रूप से किया जाता है। इससे भाई
ये जो औपचारिक नहीं अनौपचारिक तरह का एक कह सकते हो अवलोकन होगा, ये अनौपचारिक तरीके का अवलोकन होगा। ठीक, ये हो गया हमारा आकस्मिक निरीक्षण। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछ चुका है, आने वाले डेढ़ के परीक्षा में, हरियाणा डेढ़ के परीक्षा में आने की पूरी संभावना है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, साक्षात्कार का अर्थ। साक्षात्कार को आप अंग्रेजी में जानते होंगे इंटरव्यू, ठीक है, इंटरव्यू भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंटरव्यू कहते हैं। आपको पता होगा साक्षात्कार के बारे में। तो ये टॉपिक जो है डीएलएड की परीक्षाओं में अक्सर फेवरेट है। मतलब किसी भी राज्य का डीएलएड पकड़ लो आप, चाहे मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, किसी भी राज्य के डीएलएड की परीक्षा में साक्षात्कार ये जो शब्द है भाई, इंटरव्यू जो है, इसके ऊपर कई सवाल पूछता है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलो तो बात कर लेते हैं कि आखिर साक्षात्कार है क्या। ठीक है, जब कभी बातचीत होती है, आमने सामने बातचीत जो होती है ना, उसे हम क्या कहते हैं? साक्षात्कार कहते हैं। इंटरव्यू, साक्षात का मतलब क्या है? साक्षात, एकदम आमने सामने, है ना, रियल में, इसीलिए इसको साक्षात्कार बोलते हैं, इंटरव्यू बोलते हैं ना, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये है क्या? ये जो नॉर्मल बातचीत होती है, जो प्रश्न उत्तर होते हैं, प्रश्न उत्तर चीजें होती है, जैसे इंटरव्यू किसका होता है? किसी भी अभ्यर्थी का, किसी जॉब करने वाले का, किसी छात्र का। इंटरव्यू में होगा क्या? शिक्षक का भी इंटरव्यू होता है, तो शिक्षक का जो इंटरव्यू होता है तो एज ए जॉब के लिए होता है ना, तो उससे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, और जो जॉब लेने आया है, वो जिसको जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, वो कुछ जवाब देगा। ठीक है, तो यही होता है क्या? हमारा साक्षात्कार। तो साक्षात्कार सामान्य वार्तालाप यानी बातचीत का ही एक रूप है। इसमें एक अंतर यह होता है कि बातचीत या वार्तालाप बिना किसी उद्देश्य से भी किया जा सकता है। ठीक है, इंटरव्यू का अगर कोई मकसद नहीं भी तब भी कर सकते हैं, ये भी होता है। ठीक है, किंतु यह कोई ऐसा सुनिश्चित उद्देश्य रहेगा ही, कंफर्म है। साक्षात्कार का ऐसा नहीं, मतलब है ही नहीं कि इंटरव्यू अगर ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि जॉब की हायरिंग ही करनी है। हो सकता है कई बार आपने सुना होगा मॉक इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू की तैयारी करने के इंटरव्यू लेते हैं। कई बार हो सकता है कि इंटरव्यू बस ऐसे ही ले रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, मजा आ रहा है, साक्षात्कार। ठीक है, क्वेश्चन आंसर चलते रहता है, नॉलेज टेस्ट हो जाएगा, मजा आएगा, है ना। तो साक्षात्कार का जरूरी नहीं कोई उद्देश्य हो, लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि उद्देश्य है ही नहीं, होता है, कई बार होता है। और मैं बता रहा हूं ना, अक्सर प्रायः तो साक्षात्कार इंटरव्यू इसलिए जाता है कि कुछ मकसद है, इसकी जानकारी नाप लो, इसका नॉलेज देख लेते हैं, इसका एक्सपीरियंस देख लेते हैं, और इसको नौकरी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए ये देख लेते हैं। तो साक्षात्कार का अक्सर तो आप कह सकते हो कि उसका कुछ ना कुछ अर्थ जो है, मतलब उद्देश्य जो है रहता ही रहता है, लेकिन हमेशा नहीं रहता, ध्यान रखना। ठीक है, जब भी किसी बातचीत में आपका एक प्रॉपर उद्देश्य रहेगा, मतलब मैं बातचीत कर रहा हूं ऐसे टाइम पास के लिए, तो उसको हम साक्षात्कार नहीं बोलेंगे, उसको हम वार्तालाप बोलेंगे। लेकिन अगर बातचीत का एक मकसद है पता लगाना कि इसने सही बोला था कि झूठ बोला था, या इसको कितना आता है, इसको ज्ञान कितना है, नॉलेज कितना है, ये पता लगाना, या इस नौकरी के लायक है कि नहीं है ना, ये पता लगाना, तब उसको हम क्या बोलेंगे? साक्षात्कार बोलेंगे, ध्यान रखना। ठीक है, वो साक्षात्कार का रूप ले लेती है। ठीक, अब इसमें परीक्षण होता है, इसमें प्रश्न उत्तर विधि अपनाई जाती है, इसमें अभ्यर्थी जो भी होगा सामने जिससे भी वार्तालाप हो रहा है, उनके ज्ञान का जो स्तर है वो क्या किया जाएगा? पता लगाया जाएगा, चेक किया जाएगा। यानी इंटरव्यू क्यों होता है ना, ये आपको अगर खुद समझता है तो आप उससे बने हुए पॉइंट लिख देना, पूरा सही मिलेगा, याद रखना। ठीक है, इंटरव्यू क्यों होता है, इंटरव्यू क्यों लिया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। किसी बच्चे का हम साक्षात्कार करते हैं ताकि बच्चे के अंदर छुपी बातें निकाल सकें। बच्चा जो खुद से शेयर नहीं कर रहा है, वो साक्षात्कार इंटरव्यू के जरिए उसे गुलवा लिया जाए। ठीक है, और फिर बच्चे का उस हिसाब से उपचार किया जाए, यानी उस प्रकार से बच्चे का ट्रीटमेंट किया जाए। बच्चे को क्या करना है, गणित में ज्यादा ध्यान दिलाना है, या बच्चे के मानसिक स्तर को ज्यादा सुधारना है, ये सब ध्यान में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ये साक्षात्कार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न अगला देखिए, नैदानिक साक्षात्कार के उद्देश्य, पर्पस ऑफ क्लिनिकल मेथड। नैदानिक साक्षात्कार क्या होता है? तो जो क्लिनिकल मेथड होती है उसका भाई हम बात करेंगे यहाँ पर, उसके उद्देश्यों की बात करेंगे, उसके पर्पस की, उद्देश्य की बात करेंगे। ठीक है, आने वाले डेट की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट करके लिखो। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वीवीआई क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, नैदानिक साक्षात्कार, इसका उद्देश्य पूछेंगे। ठीक है, इसका उद्देश्य होता क्या है? नंबर 1, इसका सामान्य उद्देश्य क्या है भाई? अगर नैदानिक साक्षात्कार का उद्देश्य ही होगा नैदानिक मूल्यांकन करना, भाई क्लिनिकल मेथड से नापते हैं कि क्लिनिकल यानी उसका इवैल्यूएशन देखेंगे, यानी कि हम मूल्यांकन करेंगे कि सामने वाले को कितना आता है कितना नहीं आता है, ये इसलिए किया जाता है। ठीक है, तो इसका सामान्य उद्देश्य नैदानिक मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण आंकड़े प्रयोगकर्ताओं को प्रदान करना होता है। हमें डेटा चाहिए, डेटा आंकड़े मिल जाए कि हाँ इसको इतना आता है, इतना नहीं आता, इतना प्रतिशत सीखा है, इतना प्रतिशत नहीं सीखा है। खासकर अब ये सब बच्चे के प्रति हो रहा है, याद रखिएगा। ये पूरा चैप्टर का नाम, विषय का नाम क्या है? बाल्यावस्था।
विषय का नाम है बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, यानी बच्चे के लिए सब कुछ हो रहा है। तो ये जो साक्षात्कार होगा, नैदानिक साक्षात्कार, ये भी किसके लिए होगा? बच्चे के लिए। बच्चे का विकास हुआ कि नहीं, बच्चा सीखा कि नहीं, यही पता करने के लिए होगा ना। तो पूरा ध्यान इसमें यही रखना कि भाई सब बच्चे को केंद्र में रखकर ही सारे पॉइंट्स लिखना आप, ठीक। दूसरा, नैदानिक मूल्यांकन के अतिरिक्त नैदानिक कार्य को संपन्न करने के लिए अंतः व्यक्तिक संबंध, यानी इंटरपर्सनल जो कुछ चीजें होंगी, जैसे कि हम बातचीत करके, हम नैदानिक, अब कह सकते हो नैदानिक साक्षात्कार करके, क्लिनिकल मेथड अपना के आप जब बच्चे से बातचीत करते हो तो उसके साथ आपका एक संबंध बन जाता है, एक बढ़िया रिश्ता बन जाता है। फिर आगे चल के आपको उससे पूछने में या उसे आपको कुछ बताने में हिचक नहीं होती है, एक कह सकते हो बॉन्ड बन जाता है। किसी से बातचीत करोगे कुछ समय तक, सवाल जवाब करोगे, अपने मन की बातें बताएगा तो आपके साथ कनेक्टेड फील तो करेगा, है ना, ऐसा। तीसरा, नैदानिक कार्यक्रम से सभी को अवगत कराना, और ये जो मूल्यांकन करता है या आप कह सकते हो कि साक्षात्कार हो रहा है, इससे सबको पता चल जाए कि हाँ देखो भाई, इसका हमने साक्षात्कार किया था, इसका इंटरव्यू किया था, इसका मूल्यांकन किया था और इसमें ये निकल कर आया, है ना। तो सबको जानकारी हो सके इसके लिए भी करते हैं। फिर अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अब मान लो मैं कहीं इंटरव्यू देने गया तो मेरी क्या प्रॉब्लम है, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे इतने पैसे की चाहिए, मुझे ये करना, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं मिल रही नौकरी, मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहां से मिलेगा? यहीं से। यानी साक्षात्कार से क्या होता है कि जब हम अपनी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने के लिए विचार से नैदानिक मनोवैज्ञानिक नैदानिक साक्षात्कार करते हैं। जो नैदानिक वैज्ञानिक यानी कि क्लिनिकल साइंटिस्ट होंगे वही क्या करेंगे, क्लिनिकल मेथड अपना के इंटरव्यू लेंगे। यानी आप देखना, जो साइकेट्रिक होता है ना मनोवैज्ञानिक, अब साइकेट्रिक मुझे बोलना तो नहीं आ रहा, प्रोनाउंसिएशन ढंग से आता नहीं है भाई, पर हाँ, जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वही क्या करते हैं, बच्चे का या जिस भी व्यक्ति का वो जानना चाहते हैं, उसका उपचार करना चाहते हैं, उसके मन को ठीक करना चाहते हैं, उसका डिप्रेशन दूर करना चाहते हैं, तो वो इसी तरह से बात करते हैं, उनसे वही इंटरव्यू लेते हैं। क्लियर? चलिए अगला, बालक की तमाम समस्याओं के संबंध में महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करना। बच्चे को क्या क्या इश्यू है, क्या क्या नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम उसको आ रही है पढ़ाई में, विकास में क्या दिक्कत आ रहा है, ये सब पता करना। ये सब कहां से पता चलेगा? जो नैदानिक साक्षात्कार है उसका उद्देश्य होता है। नैदानिक साक्षात्कार क्यों करते हैं? ताकि बच्चे की प्रॉब्लम पता चल जाए। नैदानिक साक्षात्कार क्यों करते हैं? ताकि मनोवैज्ञानिक जो है, वो नैदानिक मनोवैज्ञानिक जो है अपने परेशानी का पता लगा सके सामने वाले का। और क्या कि जो नैदानिक साक्षात्कार करता है वो अभ्यर्थी यानी कि बालक के साथ एक संबंध स्थापित कर सके आपस में, है ना। और क्या, इससे जरूरी आंकड़े जानकारी प्राप्त करना, ये भी एक उद्देश्य होता है। क्लियर? समझ गया? आगे बढ़ते हैं, चलो अगला देखिए। अगला है विवरणात्मक कथाओं के लाभ और दोष। अभी इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि विवरणात्मक कथा क्या होती है, उसके लाभ और दोष, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाभ, एडवांटेजेस। तो विवरणात्मक कथाओं का एडवांटेज पढ़ेंगे। इसका फायदा क्या होता है? विवरणात्मक कथा यानी कि आंखों देखा हाल लाइव कमेंट्री करने से, सुनाने से, लिखने से, उससे फायदा क्या है उसको पढ़ने से, और उससे नुकसान क्या है, दोनों पता कर लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, एडवांटेज, लाभ क्या है। तो इनमें से कोई पूर्व योजना तथा व्यापक प्रशिक्षण नहीं हो जाएगी। मतलब आपको लाइव कमेंट्री करने के लिए कोई अलग से प्रिपरेशन करके आने की जरूरत नहीं है, आपके आंखों के सामने जो होगा बोलोगे। जैसे पहले से तो आप जैसे क्रिकेट मैच की कमेंट्री को देखो, क्रिकेट मैच की कमेंट्री में ये तो नहीं होता कि पहले ओवर में 7 रन बन के आएंगे, घर से रट के आ जाता हूं पहले ओवर में 7 रन बनेंगे, नहीं भाई। पहले ओवर में आपके सामने अगर 6 पड़ गया, 2 छक्के लग गए तो 12 रन पड़ गए, तो आप बोल दोगे। यानी कहने का अर्थ है आपके सामने जो दृश्य प्रस्तुत है उसको ही बोलना, उसको ही आपको लिखना, उसकी ही रिपोर्ट बनाना, यही तो रहेगा भाई, है ना। विवरणात्मक कथा का उद्देश्य यही रहता है। इसमें कोई पहले से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे लाइव क्लास, लाइव क्लास क्या है भाई? लाइव क्लास आओ, कुछ प्रिपेयर नहीं करना है, पीडीएफ छोड़ दो। तो लाइव क्लास में ना वीडियो एडिट करनी पड़ती है, ना कंटेंट तैयार करना पड़ता है, पहले से ही पीडीएफ वीडियो बना के रखते हैं ना। तो लाइव क्लास में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, यह किसी एक व्यवहार पर केंद्रित न होकर सभी व्यवहारों पर केंद्रित होता है। भाई जब आप कोई लाइव रिपोर्टिंग करोगे, किसी घटना का लाइव यानी कि एकदम सामने से प्रस्तुत करोगे उसको कि क्या घटना हुई है, तो इसमें आप किसी की साइड नहीं लग सकते कि जो हुआ है वही। मान लो ट्रक वाला स्पीड में आ रहा था, कार वाला स्लो, फिर आप देख रहे हो कि कार वाला स्लो आ रहा है, ट्रक वाला स्पीड आ रहा है, लेकिन फिर भी जानबूझ के झूठ बोल रहे हो, नहीं नहीं देखो कार कितनी स्लो आ रही है, बहुत ट्रक कितना स्पीड में आ रहा है, 10 किलोमीटर की स्पीड में आ रहा है, कार बेचारी 90 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। नहीं नहीं यार, ये नहीं कर सकते। आपके लाइव सामने जो हो रहा है ना, आप एकदम उसको ही बोलोगे। यानी इसमें आप तोड़ मरोड़ के कुछ पेश नहीं कर सकते, झूठ नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यह किसी एक व्यवहार पर केंद्रित ना होकर सभी व्यवहारों पर फोकस रहेगा, केंद्रित रहेगा, ठीक। यह किसी एक व्यवहार पर केंद्रित ना होकर सभी व्यवहारों पर केंद्रित होता है। और क्या लाभ है इसका भाई विवरणात्मक कथा का, कि इसे दैनिक भाषा में लिखा जाता है, इसे रोजमर्रा की भाषा में बात करते हैं। जैसे अखबार में देखना आप, जो डेली लाइफ की लैंग्वेज होती है उसी में लिखा जाता है। एकदम शुद्ध हिंदी या एकदम छपरी टपोरी जैसी हिंदी तो नहीं लिखते ना, गलत सलत नहीं, जो आम बोलचाल की भाषा में आप और मैं इस्तेमाल
इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे अभी मैं जिस हिंदी का प्रयोग कर रहा हूं उसी हिंदी को तो किताबों में और आप देखोगे न्यूज़पेपर में, अखबारों में लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो है ये दैनिक भाषा यानी डेली की जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं उस भाषा में लिख सकते हैं विवरणात्मक कथा को, ये उसका फायदा है, लाभ है, ठीक। नेक्स्ट बात करें और क्या फायदा है कि बाद के विश्लेषणों के लिए उसे कोई भी प्रयुक्त कर सकता है। यानी जो घटना हुई है, जैसे पुलिस को किसी केस की छानबीन करनी है तो कई बार देखो ना अखबार ढूंढ के निकालते हैं कि उस दिन क्या रिपोर्ट छपी थी, क्या घटना हुई थी, तो पुलिस उसका इस्तेमाल कर सकती है, कोर्ट उसका इस्तेमाल कर सकता है। और हम भी, अब देखो कई लोग जो डेली न्यूज करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर आप देखोगे वो डेली न्यूज़पेपर की हेडलाइंस निकल कर लाते हैं ना कि देखो आज ये हुआ, ईरान ने किया इजराइल पर हमला, ट्रंप ने दिया बड़ा बयान, एलन मस्क के साथ हुआ ट्रंप का झगड़ा। तो ये कुछ भी जो आप देखते हो हेडलाइंस, ये पहले छपती हैं उसके बाद आते हैं, यानी पहले विवरणात्मक कथा छपी, फिर उसको बाद उसको भाई विवरण किया जाएगा, बाद में उसको इस्तेमाल किया जाएगा और स्टडी के लिए और पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। ऐसा तो बाद के विश्लेषण के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें न्यूनतम यंत्रों उपकरणों की आवश्यकता रहती है। आपको लाइव अगर चीज लिखनी है, लाइव कमेंट्री करनी है तो आपको बहुत कम चीजें चाहिए भाई, बहुत कम चाहिए। जैसे मैं अगर लाइव क्लास लूं तो देखो लाइव क्लास में मुझे वीडियो एडिट नहीं करना पड़ेगा, है ना, मुझे वीडियो अपलोड नहीं करना पड़ेगा, अपने आप सब हो जाएगा। पर रिकॉर्डिंग क्लास में क्या होता है, पहले भाई वीडियो बनाओ, रिकॉर्ड करो, फिर उसको वीडियो को एडिट करो, फिर उसको अपलोड करो, फिर उसको पब्लिक करो, इतना तामझाम रहता है। पर लाइव में आप अगर कुछ लिखते हो, है ना, यानी कि अब जब आप विवरणात्मक कथा लिखते हो, आंखों से देखते हो, तुरंत लिखते हो, तो आपको क्या चाहिए, पेन पेपर चाहिए, आपके पास आईपैड और पेन होना चाहिए, आपके पास कागज और पेन होना चाहिए, पूरा लिख दोगे आप, खत्म। यानी बहुत कम चीजों की आवश्यकता पड़ती है विवरणात्मक कथा को लिखने में। नेक्स्ट, व्यवहार का क्रम, पर्यावरणीय सूचनाओं तथा दूसरों की प्रतिक्रियाओं को सुरक्षित किया जा सकता है। यानी उस समय बादल, जैसे कभी एक्सीडेंट हो रहा है और हम लाइव उसको लिखना चाहते हैं तो हम देखेंगे कि जोरों से बारिश हो रही थी, तभी अचानक ट्रक का टायर फट गया और गाड़ी डिसबैलेंस हुई और स्लिप हुई। तो नेचर की चीजों को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं कि जब ये घटना हुई तो उस वक्त हुआ क्या था, उस वक्त चल क्या रहा था, तेज धूप थी, बारिश थी, ठंड लग रही थी, अंधेरा था, ये भी। यानी कि इसमें अब व्यवहार का क्रम, कौन तेज गाड़ी चला रहा है, पर्यावरण मतलब माहौल क्या है, ठंडी गर्मी, दिन रात, है ना, तो इन सब, दूसरों के रिएक्शन क्या है, आसपास के लोगों ने क्या देखा एक्सीडेंट के बारे में, ये सब आप सुरक्षित रख सकते हो। यानी कहने का मतलब है जो भी घटना हुई है उस घटना की जानकारी को आप सुरक्षित रख सकते हो, किसमें, विवरणात्मक कथा में। एक बार मैंने डिस्क्राइब कर दिया आंखों देखा मैच का हाल, आप देखिए ना, आप देखते हो कि जब धोनी ने 2011 वर्ल्ड कप में 6 मारा था, और या कोहली ने पाकिस्तान को 2 छक्के मारे थे, हाउस क्या बोलते उसका नाम था, उसका हारिस रयूफ, क्या तो भी नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा, है ना, कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, है ना, कोहली गोज आउट द ग्राउंड, ऐसा बोला गया ना, तो वो जो बोला गया कमेंट्री आज तक बसता है, आज तक शॉर्ट्स में, वीडियोस में आज तक रहेगा, और जब तक क्रिकेट रहेगा वो वीडियो दिखाई जाएगी, तब तक सेम टू सेम वही शब्द रहेंगे। यानी विवरणात्मक कथा में जो आपने विवरण दे दिया, जो आपने लिख दिया, वो अमर हो जाता है एक तरह से, उसको कभी भी निकाला जा सकता है, कभी भी इसको सुरक्षित किया जा सकता है, डिटेल वगैरह सब कुछ। इसमें घटनाओं का रिकॉर्ड स्थायी रूप से होता है, स्थायी मतलब परमानेंट रूप से, है ना, बदला नहीं जा सकता। एक बार रिकॉर्डिंग हो गई सो हो गई। अभी मैं जो यहां बोल रहा हूं, जो रिकॉर्ड कर रहा हूं लेक्चर, अब मुझे बताओ क्या मैं अपने शब्द बाद में बदल सकता हूं? नहीं, मुझे न्यू वीडियो बनानी पड़ेगी। इस वीडियो को एक बार यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, जब आप देख रहे हो, आज से अब 1 साल बाद भी जाओगे तो ये वीडियो आपको बिल्कुल ऐसी मिलेगी, ऐसे शब्द मिलेंगे, बदल नहीं सकते, स्थायी रूप से, ठीक है। तो विवरणात्मक कथा में घटनाओं को रिकॉर्ड स्थायी रूप से हो जाता है, परमानेंट तरीके से, ठीक। तो ये सारे लाभ थे विवरणात्मक कथा के, फायदे, एडवांटेजेस, ठीक है। अब हम इसके दोषों पर भी आ जाते हैं। विवरणात्मक कथा के कुछ दोष भी है, कुछ नुकसान भी है भाई, कुछ घाटा भी है। क्या दोष है इसका, क्या नुकसान है? पहला, एक से अधिक बालक का निरीक्षण करने में यह विधि कठिन लगती है। अगर आप भाई विवरणात्मक कथा एक बच्चे का डिस्क्रिप्शन दे रहे, चलो ठीक है, एक बच्चे के बारे में लिख रहे हो कि ये देखो, ये आया, ये बैठा, इस पर इसने कॉपी निकाली, पर ये पढ़ नहीं रहा था, बीच में मुड़ मुड़ के बातें कर रहा था, यानी एक बच्चे का रिकॉर्ड आप रख रहे हो तो आसान है। लेकिन अगर क्लास के 330 बच्चों का रिकॉर्ड रखना है तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 300 बच्चे एक साथ क्या कर रहे हैं ये लिख पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो एक बच्चे के लिए सही है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के लिए सही नहीं है, ठीक। तो ये एक से अधिक बालक का निरीक्षण करने में यह विधि कठिन लगने लगती है, उतने काम की नहीं रह जाती। दूसरा, रिकॉर्ड करने में सक्षम, मतलब समय अधिक लगता है, रिकॉर्ड करने में समय अधिक लगता है। यानी आपको रिकॉर्ड करने जाओगे तो समय तो लगेगा, यानी सामने घटना होगी, फिर आप उसको लिखोगे, रिकॉर्ड करोगे, इन सब में आपको समय लग जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्ड करने में समय अधिक लगता है। फिर निरीक्षणकर्ता बच्चों से स्वयं को अलग रखते हैं, जबकि अध्यापकों के लिए ऐसा करना कठिन हो जाता है। जो निरीक्षण कर रहा है, जैसे मैंने कहा कि कमेंट्री करना, न्यूज लिखना, ये सब भी तो निरीक्षण जैसा ही है, बट ये बड़ा आसान है। क्या घटना हुई, चुपचाप लिख दो अपने मन से। लेकिन बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, ऐसा टीचर
को उसमें शामिल होना पड़ता है, टीचर को पूछना पड़ता है, क्योंकि बच्चा कॉपी खोलकर बैठा है और पन्ने पलट रहा है। अब बोलेंगे वो पन्ने पलट के सिर्फ चित्र देख रहा है कि पन्ने पलट के पढ़ रहा है, कुछ ढूंढ रहा है, ये जानना जरूरी है। यानी अध्यापक को निरीक्षण में या विवरणात्मक कथा में इन्वॉल्व होना पड़ता है, जबकि बाकी इसमें कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, तो निरीक्षणकर्ता बच्चों से स्वयं को अलग रख सकते हैं, जबकि अध्यापक को ऐसा कर ही नहीं पाएगा, बहुत कठिन है अध्यापक के लिए, क्योंकि बच्चों से अगर अलग हो जाएगा अध्यापक तो बच्चे कर क्या रहे हैं सही मायने में समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये दोष है किसका, उस विधि का। ठीक, अब आ जाता है अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सतत विकास। ठीक है, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट जिसे कहा जाता है, सतत विकास की बात कर लेते हैं। सतत विकास होता क्या है, सतत विकास किसे कहते हैं, ये बातें हम आज देखने वाले भाई, किसे कहेंगे सतत विकास। ठीक है, तो सतत विकास को पढ़ लिया जाए। तो चलो देखो, चलो एक बार आप इधर देखिएगा भाई, सतत विकास के बारे में। सतत विकास को कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस डेवलपमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए, तो ऐसी देखो, आपको पता होगा कि विकास कभी रुकता नहीं है, विकास हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो सतत विकास भी तो ही है। तो बच्चा जब क्या करता है, अब इसको थोड़ा सा समझो, सतत विकास क्या है, डायरेक्टली सब भूल जाओ। अब सुनो, जब बच्चा पुराने नॉलेज का इस्तेमाल करके नया नॉलेज सीखता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं बाल व्यवस्था बाल विकास, लेकिन आप हिंदी के माध्यम से समझ रहे हो और हिंदी विषय का ज्ञान आपको पहले की कक्षाओं में था, तो पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए नए ज्ञान को सीखना, यही क्या कहलाता है, सतत विकास। जब बच्चा एबीसीडी की मदद से जब बच्चे को एबीसीडी सिखाई गई थी, तो बच्चा एबीसीडी की मदद से नए नए शब्द सीखता है, बनाना सीखता है। तो इस तरह के विकास को क्या बोलेंगे हम, सतत विकास। जब पुराने ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान हासिल किया जाए, इसे सतत विकास कहते हैं। ठीक है, तो सतत विकास से अभिप्राय विकास की ऐसी प्रक्रिया से है, देखो ध्यान से, जिसमें विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा पुराने ज्ञान और पुराने अनुमेय ज्ञान और नवीन कौशलों के जुड़ने से धीरे धीरे विकसित होता है। यानी पुराने ज्ञान में नवीन कौशल और नवीन ज्ञान, पुराने ज्ञान में जैसे जो पुराना नॉलेज था बच्चे का, उसको एबीसीडी आती थी, अब एबीसीडी आती है तो उस एबीसीडी के ज्ञान की मदद से उसको क्या करो आप, शब्द सिखा दो, जैसे KAML कमल है ना, वो एबीसीडी की मदद से लिखेगा। ठीक है, फिर आप FREE फ्री ऐसा वर्ड बच्चे को सिखाना है, BOO बुक बच्चे को सिखाना है, APPLE एप्पल सिखाना है, तो बच्चे को एबीसीडी का नॉलेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके नया ज्ञान हासिल करना, पुराने कौशल का इस्तेमाल करके नया कौशल हासिल करना। हमें पहले भी लिखने आता था और अभी भी हम लिखते हैं, पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके बड़े बड़े आंसर्स लिखते हैं। तो हम पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके नया ज्ञान हासिल करना, पुराने कौशल का इस्तेमाल करके नया कौशल हासिल करना और विकास करना, विकसित होना, इसे ही क्या कहते हैं, सतत विकास कहते हैं। ठीक, तो विकास की ऐसी प्रक्रिया जिसमें बच्चा पुराने ज्ञान और पुराने ज्ञान और पुराने कौशल की मदद से नया ज्ञान और नया कौशल से सीखना और उससे विकास होना, यही क्या कहलाता है, सतत विकास कहलाता है। दूसरी बात, सतत विकास का जो प्रक्रिया है ना, ये सीक्वेंस वाइज होगी, क्रम से होगी, क्रमवार, ध्यान रखना। तो सतत विकास में क्रमिक, धीरे धीरे तथा संचित परिवर्तन जीवन भर होते रहते हैं। यानी लाइफ टाइम बच्चा कुछ ना कुछ धीरे धीरे सीखते रहता है और हिसाब से सीखता है। पहले ये सीखेगा, फिर इस तरह का नॉलेज सीखेगा, फिर इस तरह का नॉलेज सीखेगा। यानी बच्चे ऐसा नहीं हाई लेवल का PhD का नॉलेज पहले को आ गया बच्चे को और चौथी पांचवी नॉलेज बाद में आ रहा बच्चे को, हो ही नहीं सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो विकास सतत प्रक्रिया क्रमशः होता है। ठीक है, अधिकतर तो विकास जो है बच्चे की प्रारंभिक अवस्था में हो जाता है। जो बच्चे होते हैं उनका जो ब्रेन है, आप देखोगे ना, वो कम एज तक ही पूरा डेवलप हो जाता है। ऐसा कहा जाता है 10 साल की एज के बच्चे का, 12 साल की एज के बच्चे का दिमाग पूरी तरह से डेवलप हो जाता है। यानी बच्चा 12 साल की उम्र में जितना सीख सकता है ना, जितना स्पीड से, उतना 22 साल की उम्र में नहीं सीख सकता, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, यानी कि प्रारंभिक अवस्था में ही बच्चे का बहुत सारा विकास हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी उसके अंदर ऐसी योग्यताएं, ऐसी स्किल्स आ जाती हैं जो आगे चल के बड़े होने पर काम आती है। छोटे बच्चे, देखो आज आप और मैं जो हैं, ये हम ऐसा इसलिए हैं क्योंकि बचपन में हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसका फलस्वरूप आज है। तो बचपन में निर्धारित हो जाता है कि बड़े होकर कैसा रहेगा कोई व्यक्ति, योग्य रहेगा कि अयोग्य रहेगा, मेहनती रहेगा कि आलसी रहेगा, ये सब बचपन में ही डिसाइड हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, विकास में प्रायः यह देखा जाता है कि संसार के सभी प्राणी कैसे एक चरण से दूसरे चरण में बढ़ते हैं। विकास का मतलब यही है। विकास में अक्सर ये देखने मिलेगा कि कैसे जो प्राणी है, जो जीव हैं, वो एक चरण से दूसरे चरण, यानी एक अवस्था से दूसरी अवस्था, दूसरे से तीसरी अवस्था में आते हैं। यही विकास का चरण होता है, इसी हम सतत विकास में भी गिनते हैं।
तो स्टूडेंट्स ये था हरियाणा डीएलएड का प्रथम वर्ष का विषय बाल्यावस्था तथा बालकों का विकास, हरियाणा डीएलएड जेबीटी का प्रथम वर्ष का विषय का इकाई 1 बाल्यावस्था का इकाई 1 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इसके और भी 8 अंकों के प्रश्न उत्तर, 2 अंकों वाले प्रश्न उत्तर, 5 अंकों वाले प्रश्न उत्तर सब डिटेल में ऑलरेडी हमारे कोर्स में उपलब्ध है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे आपको नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एक्सक्लूसिव नोट्स अलग मिलेंगे हर इकाई का, हर विषय का, और डिटेल नोट्स आपको पूरे विषय का भी मिल जाएगा। यानी सब कुछ आपको मिलता है ना, जैसे आपको पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल वाला नोट्स पढ़िए, शॉर्ट्स वाला एक्सक्लूसिव वाला पढ़ना है तो वो पढ़िए, वो भी आप पढ़ सकते हैं। पूरा कोर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, ऐप पे दिया गया है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस करें, जहां आपको नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और गेस्ट क्वेश्चन आंसर्स ये सब भी आपको मिल जाएंगे। ये पूरा रैपिड स्टडी वाला कोर्स है, कम समय में, सितंबर में परीक्षा है तो कम समय में ज्यादा तैयारी के लिए बनाया गया है इस कोर्स को। जो छात्र कभी कॉलेज नहीं गए, जिन छात्रों ने अभी साल भर से कुछ नहीं पढ़ा, उन्हीं छात्रों की तैयारी के लिए है। और 1 बाय 1 करके शेड्यूल के हिसाब से आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल कराए जाएंगे ग्रुप में, ऐप में, लेकिन वो भी याद रहिएगा एग्जाम के शेड्यूल के हिसाब से रहेगा, एक साथ सब नहीं मिलेगा। नोट्स सारे एक साथ मिलेंगे आपको, पीआईक्यूज, गेस्ट क्वेश्चन ये सब एक साथ मिलेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको तैयारी के हिसाब से, एग्जाम के शेड्यूल के हिसाब से, जैसे कौन सा पेपर पहले है, कौन सा बाद में है, कौन सा विषय कठिन है, कौन सा नहीं, उस हिसाब से मिलेंगे। तो कोर्स परचेस करना बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्स परचेस कर दीजिए। साथ ही साथ प्लेलिस्ट चेक करेंगे हरियाणा डीएलएड का, और भी वीडियोस आप देख पाएंगे। और ये अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो अपने दोस्तों, क्लासमेट, फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए जो भी हरियाणा डीएलएड की पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।